तो हम लोग ये सब देख चुके थे। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये है आप सेल्स, एसडी, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है? एनीवन? एसडी का हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। वेरी बैड, कोई नहीं बता पा रहा, जबकि हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट फॉर एसडी। एफआई के लिए क्या है? सर कंपनी कोड। वेरी गुड। और पीपी के लिए? प्लांट। परचेस परचेस हो। परचेज ऑर्ग है एमएम के लिए। पीपी के लिए है प्लांट। और एसडी के लिए क्या है? सेल्स ऑर्ग। ठीक है। तो अभी आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेल्स ऑर्ग के अंदर क्या क्या कंट्रोल है, मतलब सेल्स ऑर्ग के थ्रू हम क्या क्या कंट्रोल करते हैं। तो सबसे ऊपर में देखो ये दिख रहा है स्टैटिक करेंसी। यहाँ पे हम जो करेंसी मेंटेन करेंगे, हमारा जो भी सेल्स ऑर्डर बनेगा, जो भी डिलीवरी बनेगा, वो किस करेंसी में बनेगा? वो इसी करेंसी में बनेगा जो हम यहाँ पे करेंसी मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद जो सबसे नीचे ऊपर में, अच्छा ऊपर में देखो, ये सबसे पहले है, हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? 4 डिजिट का एक कोई कोड देंगे। ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है। अल्फा न्यूमेरिक का क्या मतलब? अल्फाबेट मतलब ABCD, और न्यूमेरिक 1 2 3 4 का मिक्सिंग हो सकता है। जैसे A 0 0 1 लिख सकते हैं, ए हो गया अल्फा, 0 0 1 हो गया न्यूमेरिक। उसको क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। तो ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है या वनली न्यूमेरिक हो सकता है, वनली अल्फा हो सकता है। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 4 डिजिट का कोड है, और ये डिस्क्रिप्शन है उसका। सेकेंडली करेंसी ऑलरेडी बता दिए, जो भी करेंसी हम इसको इसमें मेंटेन करेंगे, जितना भी सेल्स होगा, वो सेल्स किस में सिस्टम कंसीडर कन्वर्ट करेगा? वो सिस्टम बाय डिफॉल्ट करेंसी क्या रहेगा? जो करेंसी हम यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे। सेकेंड, नीचे में आता है टेक्स्ट। इसमें देख लो इतने सारे इसमें टेक्स्ट दिया हुआ है। आप किसी भी सेल्स और किसी भी कंपनी का जब भी आपको बिल रिसीव होती है, तो उसमें कंपनी का एड्रेस मेंटेन रहता है। कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ये सारा कुछ मेंटेन रहता है, करेक्ट? वो एड्रेस हर बार हम प्रिंट नहीं करेंगे। वो एड्रेस जो भी हम इस यहाँ पे एड्रेस मेंटेन करके रखेंगे, सेम एड्रेस इनवॉइस पे या सेल्स ऑर्डर पे जहां पे भी प्रिंट लेंगे, वहां पे ये प्रिंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे है एड्रेस टेक्स्ट, लेटर लेटर हेडर टेक्स्ट। लेटर हेड में देखते हो सबका लेटर हेड, किसी भी कंपनी का आप लेटर हेड देखो, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। इस तरह से उसका लोगो रहेगा, इस तरह से डिजाइन रहेगा, सब कुछ। तो वो सब जो हेडर का है, वो हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। फुटर के लिए यहाँ पे मेंटेन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये कोड दिया हुआ है, इसके अंदर में उसको हम डिजाइन करेंगे। तो डिजाइन कौन करेगा? अबैपर करेगा। हम सिर्फ अबैपर का जो कोड है वो मेंटेन यहाँ पे कर लेंगे। क्लियर? सेम मोबाइल नंबर एंड दोज ऑल। यहाँ पे फिर देखो ये है रेफरेंस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, रेफरेंस सेल्स, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। तो छोड़ो, इसको अभी बाद में पढ़ते हैं। यह है यहाँ पे सेकेंड, कस्टमर इंटर कंपनी बिलिंग। एक इंटर कंपनी बिलिंग होती है। इंटर कंपनी क्या बिलिंग होती है कि सपोज टाटा में ही है, टाटा स्टील में ही है। टाटा स्टील एक है बंगाल में, एक है जमशेदपुर में। अब जमशेदपुर वाले को अगर कोई सामान चाहिए होगा बंगाल वाले से,
तो वो खरीदेगा। लेकिन अगर जो कस्टमर को बेच रहा है, सपोज कोई माल, कोई कुछ 4 लाख का, वो सेम 4 लाख उसको नहीं देगा। उसका अपना कंपनी है ना, उसको क्या देगा, एक मिनिमम प्राइस रख करके और देगा, मतलब उसका अलग से प्राइस लेगा इंटर कंपनी के लिए। उसको बोलते हैं इंटर कंपनी। विद इन ए कंपनी अगर कोई कुछ सामान खरीदता है तो उसका प्राइसिंग लेस रहेगा, और वो जो कंपनी होगा वो हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। मतलब टाटा, सपोज ये हम सेल्स ऑर्ग बना रहे हैं टाटा जमशेदपुर के लिए, ठीक है। तो जो टाटा बंगाल वाला है उसके लिए कंपनी नंबर कौन सा रहेगा, कस्टमर नंबर कौन सा रहेगा? टाटा बंगाल के लिए कस्टमर कौन हो गया, टाटा जमशेदपुर। तो जब वो सेल्स ऑर्डर बनाएगा तो वो उसको कस्टमर नंबर डालना पड़ेगा कि किस कस्टमर को हम सेल करने जा रहे हैं। तो वो कस्टमर जो भी हम यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे, सेम कस्टमर नंबर उसके लिए यूज होगा। डाउट और क्लियर और होच पोच कैसा? इंटर कंपनी वाला में कोई डाउट? कोई अनम्यूट करके बोल सकता है। ओके, नो, अगर कोई आवाज नहीं मतलब हम समझ सकते हैं क्लियर है। नेक्स्ट आता है सेल्स ऑर्ग कैलेंडर। कैलेंडर हमारे कैलेंडर दो तरह का होता है। एक होता है फैक्ट्री कैलेंडर, एक होता है कस्टमर कैलेंडर। फैक्ट्री कैलेंडर क्या होता है? फैक्ट्री कैलेंडर ये बोलेगा कि वो फैक्ट्री कब और कितने देर तक काम करती है। जैसे कोई फैक्ट्री है वो जो वर्क करती है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे जो हम मेंटेन करके रखेंगे, वो हम कहाँ मेंटेन करके रखेंगे, यहाँ पे। अच्छा, मेन एक इश्यू आता है, सपोज कि हम क्यों इसको मेंटेन करेंगे, हम कैलेंडर को क्यों मेंटेन करते हैं? सपोज कोई कस्टमर बोल रहा है, क्या कस्टमर बोला है हमको कि हमको डिलीवरी कब चाहिए, मंडे को चाहिए, ठीक है। डिलीवरी कब चाहिए, मंडे को चाहिए। तो इसको इस कस्टमर को डिलीवरी मंडे को देने के लिए, ये बाकी दिन किसी भी दिन इसके पास अगर सपोज इसके पास, इस केस में अगर इसको हम सामान लेके पहुंच गए फ्राइडे को, फ्राइडे को इसके यहाँ पहुंचे, तो ये कस्टमर क्या बोलेगा कि अभी हम आपका सामान नहीं ले सकते हैं। आपको हम पहले ही बताए थे कि मेरे को मंडे को ही जरूरत है। मंडे से पहले आपने क्यों ला दिया? आपका ट्रक खड़ा रहेगा अभी से लेकर के मंडे तक, तो ये कंपनी के लिए नुकसान है। जिस कस्टमर को जब चाहिए आप उसी समय उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या क्या कंपनी करती है कि कोई भी कंपनी, या ये तो मंडे छोड़ दो, कोई बोलेगा कि हम आज दे रहे हैं लेकिन हमको 6 महीना बाद, 6 महीना बाद हमको 25 तारीख को चाहिए, 25 दिसंबर को हमको चाहिए। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि 25 दिसंबर के लिए हमको कब स्टार्ट करना है, कब यहाँ से हम सामान भेजेंगे तो इसके पास हमको 25 दिसंबर को पहुंचेगा? कैसे पता चलेगा? वो कैलकुलेट करता है कि उस, जैसे 25 दिसंबर को अगर सपोज 25 जून को पहुंचना है और हमको जाने में 4 दिन लगता है, तो कै दिन लग कै दिन हुआ, 1 2 3 4, यानी हमको स्टार्ट कब करना होगा, 22 को, ठीक है। लेकिन 22 को हम काम ही नहीं करते हैं, 22 को हमारी फैक्ट्री बंद रहती है, तो यानी उसको स्टार्ट कब करना पड़ेगा, 21 को ही भेज देना होगा, करेक्ट। तो ये सब कहाँ से कैसे मैनेज होगा कि हम सैटरडे को काम करते हैं, या सपोज अगर ये 21 को हमको भेजना है लेकिन 21 को एक हॉलीडे है, कोई एक फेस्टिवल है, जिसके वजह से क्या होगा, 21 को कंपनी बंद रहेगी, तब हमको कब भेजना पड़ेगा, तब हमको भेजना पड़ेगा 20 को ही। 20 को ही भेज देंगे, उसके पास अगर पहले पहुंच गया तो वो वेट करेगा 2 दिन, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम 20 को नहीं भेजते हैं तो 21 छुट्टी है, फिर सैटरडे संडे हम काम नहीं करेंगे, फिर काम कब करेंगे, 24 को। तो सामान कब उसको पहुंचेगा, 28 को, क्योंकि 4 दिन उसको जाने में लगता है। अगर वो 4 दिन 28 को उसको भेजेंगे, वो बोलेगा कि आपको हम फाइन काटेंगे,
आपको हमको सामान चाहिए था 25 तारीख को, आप दिए हैं 28 तारीख को, हमको नहीं चाहिए आपका सामान, हम दूसरे का यूज कर लिए, तो ये कंपनी के लिए लॉस होगा। इसको मैनेज करने के लिए क्या करती है कंपनी, एक कैलेंडर बना के रखती है, जिस कैलेंडर में वो दिखा के रखेगा कि हमारा वर्किंग डेज कौन कौन सा है, उसमें कौन कौन सा हॉलीडे है, कौन सा, इसमें भी कितने आवर्स के लिए हम काम करते हैं। हो सकता है सैटरडे को हम हाफ डे के लिए ही काम करें, तो ये सारा चीज कहाँ मेंटेन रहेगा, फैक्ट्री कैलेंडर के अंदर। फैक्ट्री कैलेंडर ये बताएगा कि वो फैक्ट्री कितने दिन तक काम, कितने से कितने बजे तक काम करती है, कितना दिन काम करती है। कोई डाउट? नो डाउट। ओके। अब दूसरा आता है कस्टमर कैलेंडर। कस्टमर कैलेंडर क्या होता है? कस्टमर कैलेंडर बोलता है कि वो कस्टमर कब काम करता है। यहां से हम सामान तो भेज दिए इतना तारीख को, ठीक है, लेकिन वो बोला था क्या, वो सपोज वो बोलता है कि जब भी आप भेजा करिए तो मंडे टू सैटरडे जो है हमारे यहाँ भीड़ रहता है। सपोज बैंक में अगर तुमको कुछ भेजना है, बैंक में कोई काम चल रहा है जिसमें तुमको भेजना है, एसी एसी लगवाना है बैंक में, तो बैंक में तो वर्किंग आवर होता है ना मंडे टू सैटरडे, उसमें तो पब्लिक रहेगा, तो पब्लिक के रहते भर में आप ठक ठुक आवाज कर नहीं सकते हैं, काम करवा नहीं सकते हैं। बैंक क्या बोलती है, आप जब भी सामान भेजना तो मेरे को संडे के संडे ही भेजना, ठीक है। तो मान लो कि हम अपने हिसाब से तो भेज दिए कि फैक्ट्री हमारा कब काम कर रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा कस्टमर कब सामान मांगता है। तो वो कस्टमर कब काम करता है, कितने दिन काम करता है, उसको हम कहाँ से मैनेज करेंगे, उसको हम मैनेज करेंगे कस्टमर कैलेंडर से, ठीक है। तो कैलेंडर कितने तरह के होते हैं, दो तरह का होता है, फैक्ट्री कैलेंडर और कस्टमर कैलेंडर। फैक्ट्री कैल यहाँ जो सेल्स ऑर्ग के अंदर में कैलेंडर जो हम मेंटेन करेंगे, वो क्या मेंटेन करेंगे, फैक्ट्री कैलेंडर। अब कस्टमर कैलेंडर कहाँ मेंटेन करेंगे, कस्टमर मास्टर के अंदर, ठीक है। एक एक नेक्स्ट जो आता है वो है रिबेट प्रोसीजर एक्टिवेट। रिबेट क्या होता है, रिबेट और डिस्काउंट दो अलग अलग चीज है। कोई बता सकता है रिबेट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है? बताते हैं। रिबेट डिस्काउंट, आप जब भी मॉल में जाओ तो दिखा रहता है 60% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। डिस्काउंट वो हुआ जो हम इमिडिएटली हमको मिल गया, जैसे ही हम गए और उसी समय जो हमको डिस्काउंट मिला, वो जो छूट मिला उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। रिबेट क्या होता है, रिबेट होता है सपोज कोई कंपनी एक क्लाउज लगा दिया, कंडीशन लगा दिया कि अगर आप 1 साल के अंदर हमसे 10 लाख का बिजनेस करते हैं तो टोटल बिजनेस का 2% आपको पैसा लौटा दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये रिबेट हो गया। जो किसी टाइम स्पेसिफिक के लिए डिस्काउंट दिया जाए उसको हम रिबेट बोलते हैं। या एक होता है कि इस महीना होली है, तो होली, ये पूरे इंटायर मंथ में जितना भी आप खरीदारी करते हो उसको आप लास्ट में होली के दिन 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये जो टाइम बाउंडिंग होता है उसको रिबेट बोलते हैं, और डिस्काउंट इमीडिएट मिल जाता है। तो अगर रिबेट आपका कंपनी देती है, किसी तरह का रिबेट देना चाहती है, तो यहाँ पे इसको टिक मार्क लगाना होगा, तभी हम आप किसी कस्टमर को रिबेट दे सकते हैं, नहीं तो रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर ना? क्लियर। नेक्स्ट आता है एली डेटा। एली डेटा क्या है? एली डेटा होता है, जैसे अभी हम बोले ना तुमको कि अ, जमशेदपुर टाटा जमशेदपुर वाले को एक कोई कार चाहिए होगा, वो उसके पास स्टॉक में नहीं है, तो वो कहाँ से ले रहा है, टाटा बंगाल से मांग रहा है। तो यानी वो खरीद रहा है, तो कैसे खरीदेगा, खरीदने का नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, खरीदने का जो कॉर्पोरेट में नॉर्मल प्रोसेस होता है कि पहले हम पीओ जनरेट करेंगे, परचेज ऑर्डर जनरेट करेंगे, और उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट
सेल्स, जैसे इस केस में क्या होगा, जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर को खरीदना है तो टाटा जमशेदपुर एक पीओ बनाएगा। पीओ किसको देगा? टाटा बंगाल को देगा। टाटा बंगाल वाला क्या करेगा? एक सेल्स ऑर्डर बनाएगा, फिर डिलीवरी करेगा, फिर पीजीआई करेगा, फिर इनवॉइस करेगा, और वो इनवॉइस और गुड यानी सामान दोनों टाटा जमशेदपुर को भेज देगा। तो यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं कि अगर हमको सपोज इस केस में परचेज किससे हमको खरीदना है, अगर इस सेल्स ऑर्ग को अगर किसी से कुछ खरीदना है तो उसका क्या परचेज ऑर्ग रहेगा, परचेज ग्रुप क्या है, प्लांट, ये हम इसके लिए मेंटेन करते हैं ये सारा चीज। ये कंट्रोल था सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेम आप यहाँ पे देख लोगे, ये सारा डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है। एड्रेस क्या होता है? तो ये डिटरमाइन करता है एड्रेस टू प्रिंट ऑन द रेलिवेंट आउटपुट। आउटपुट मतलब किसी तरह का आउटपुट हो सकता है। हम हो सकता है परफॉर्मा इनवॉइस मांगे। परफॉर्मा इनवॉइस मतलब क्या होता है? कोई कस्टमर बोलेगा कि आप क्या पैसा लीजिएगा, जरा हमको पहले से बता दीजिए कि कितना पड़ेगा, तो उसको हम एक परफॉर्मा इनवॉइस बना करके देते हैं कि आपको ये पड़ने वाला है। ठीक है, तो वो कुछ भी आउटपुट अगर जो भी जनरेट करना है तो उस पे एड्रेस के लिए ये रहेगा। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में कैलेंडर दो तरह का होता है, फैक्ट्री कैलेंडर और कस्टमर कैलेंडर। फैक्ट्री कैलेंडर में हम स्पेसिफाई करते हैं कि वो फैक्ट्री या वो कंपनी कब काम करेगी, और कस्टमर कैलेंडर में क्या असाइन करते हैं कि वो कस्टमर कब काम करेगी। वी असाइन फैक्ट्री कैलेंडर फॉर 3 ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। जो हम फैक्ट्री कैलेंडर है वो सिर्फ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में नहीं असाइन करते हैं, वो हम 3 जगह पे असाइन करते हैं। कहाँ कहाँ? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में अभी जो हमने दिखाया, दूसरा प्लांट में, और शिपिंग पॉइंट में। तो फैक्ट्री कैलेंडर जो है 3 प्लेस पे असाइन होता है। रिबेट बता दिए कि अगर आप रिबेट कुछ देना चाहते हो तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। ओके, रिबेट का ये एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई स्कीम अगर चल रहा है जो कि इतना पे, अगर आप इतना का कर परचेज करते हो तो इतना % डिस्काउंट मिलेगा। तो ये क्या हो गया? ये डिस्काउंट नहीं हुआ, ये क्या हो गया? रिबेट हो गया, कंडीशन बेसिस पे अगर आता है तो। एली डेटा, ये जो एली डेटा मेंटेन करते हैं अभी जो हम लोग नीचे दिखा रहे थे, वो देखो कैसे। अभी जो हम सेल्स एसडी एसडी टीम जो पढ़ रही है, एसडी टीम जो काम करेगी, उसका स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है कि कस्टमर कस्टमर जो है पीओ देगा कंपनी को। ठीक है, कंपनी क्या करेगा? सेल्स ऑर्डर बनाएगा, डिलीवरी बनाएगा, इनवॉइस बनाएगा और भेज देगा कस्टमर को। ये हो गया। अगर यहाँ पे ही सब कुछ होता है तो हम उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोसेस। यहाँ पे देखो, कस्टमर दे रहा है ऑर्डर, किसको ऑर्डर दिया? कंपनी को। कंपनी क्या किया? डिलीवरी बनाया, इनवॉइस किया और कस्टमर को भेज दिया। तो ये है हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस। लेकिन एक और प्रोसेस होता है थर्ड पार्टी प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि सपोज कोई जैसे अमेजोन, अमेजोन के पास क्या लगता है कि सारा सामान अमेजोन अमेजोन का हम से हम मोबाइल खरीदते हैं, तो क्या वो मोबाइल अमेजोन का होता है? नहीं, वो क्या होता है? मोबाइल किसी थर्ड पार्टी का होता है, कोई दुकानदार का होता है। आप भी वहां अमेजोन पे जाके सेल कर सकते हो। जैसे ही कोई कस्टमर जो है अमेजोन को ऑर्डर देगा, अमेजोन क्या करता है? पीआर और पीओ जनरेट करता है। किसको? वो देता है जिसका सामान रहता है उसको, वेंडर को। वेंडर क्या करेगा? सामान भेज देगा कस्टमर को। ठीक है, और वेंडर जो है सामान इसको इनवॉइस भेज देगा कंपनी को। जो हम पैसा पे करते हैं वो अमेजोन को करते हैं, ना कि वेंडर को करते हैं। दुकानदार कौन है उसका हमको पता भी नहीं होता है, करेक्ट, अमेजोन से अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? हम लोग प्लेस करते हैं ऑर्डर कहाँ? अमेजोन पे,
अमेजोन पीआर और पीओ देता है किसको? वेंडर को। वेंडर जो है सामान भेज देता है हम लोगों को, और वेंडर इनवॉइस भेज देता है कंपनी को। यानी हमने पैसा दिया कंपनी को और वेंडर ने पैसा ले लिया कंपनी से। तो ये जो पीआर और पीओ जो जनरेट हो रहा है, जो परचेज ऑर्डर, उसमें लगता है परचेज ऑर्ग, परचेज ग्रुप और ये सब। उसके लिए वो डेटा कहाँ से लेगा? वो डेटा लेगा एली से लेगा। ठीक है। एक और प्रोसेस होता है इंडिविजुअल परचेज ऑर्डर, आईपीओ इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि कस्टमर जो है प्लेस करेगा ऑर्डर कंपनी को, कंपनी देगा पीआर, पीओ देगा वेंडर को। अब इस केस में क्या हो जाएगा? वेंडर डायरेक्ट कस्टमर को नहीं भेज रहा है, वेंडर क्या कर रहा है? डिलीवरी कर रहा है कंपनी को, और कंपनी डिलीवरी और इनवॉइस कर रहा है इसमें। ये किस केस में करेगा? सपोज कोई एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, वो क्या बेचती है? वो सिर्फ क्या करती है, वो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती है, कंपनी से दूसरे से खरीद के और दूसरे को बेच देती है। लेकिन अगर इस केस में अगर ये कंपनी बता दे वेंडर को कि तुमको उस कंपनी के पास भेजना है, हर महीने 600 यूनिट भेज देना, 600 मान लो एसी बेच रहा है, 600 एसी इस कस्टमर को बेच देना है। तो क्या होगा? ये वेंडर बोलेगा ना कस्टमर को, सर आप उसके थ्रू खरीद रहे हो, आप डायरेक्ट हमसे खरीदो, हम जो उसको कमीशन दे रहे हैं 10%, आपको हम 5% दे देंगे। तो इसके लिए कस्टमर के लिए तो बेनिफिट हो गया, नुकसान किसके लिए हो गया? कंपनी के लिए नुकसान हो गया। तो इससे बचने के लिए क्या बोलेगा? ये कंपनी बोलेगा कि कस्टमर को पता ही नहीं चलने दो कि वेंडर कौन है। इस केस में क्या बोलेगा? वेंडर को बोलेगा कि सामान तुम मेरे यहाँ दो, हम कस्टमर को बेचेंगे। या वेंडर को बताएगा ही नहीं कि कौन कस्टमर को बेचना है, नहीं तो क्या करेगा? वेंडर और कस्टमर दोनों आपस में मिल करके और बिजनेस कर लेगा और इस कंपनी को छोड़ देगा, तो इसके लिए घाटा हो जाएगा। तो उस सिनेरियो में क्या करता है, हम लोग किस बिजनेस प्रोसेस को फॉलो करेंगे? आईपीओ। कोई क्लियर इन दोनों बिजनेस प्रोसेस में? कोई डाउट? ओके। अभी जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे सेल्स ऑर्ग में कंट्रोल, वैसे ही कंट्रोल होता है शिपिंग पॉइंट में। अभी हम बताए थे फैक्ट्री कैलेंडर। पहले शिपिंग पॉइंट होता क्या है? व्हाट इज शिपिंग पॉइंट? बोलो। Shipping point is a place from where we शिप द ship गुड, to the goods. शिप टू द गुड, है ना। उसमें एक क्या होता है? लोडिंग टाइम। लोडिंग टाइम क्या होता है? लोडिंग टाइम इज द टाइम विच विल टेक टू लोड द गुड इनटू द ट्रक और रेल, जो भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। तो लोड करने में क्या टाइम लगता है, उसको बोलते हैं लोडिंग टाइम। पिक एंड पैक टाइम क्या होता है? जैसे सामान रखा हुआ है, तो सामान मैन्युफैक्चर हुआ, एसी सपोज रखा हुआ है, तो एसी डायरेक्ट हम उसको नहीं भेज देते हैं, उसको पैकिंग करते हैं, अच्छा सा डब्बा में रैपर लगा करके उसको पैकिंग करते हैं। तो पैकिंग करने में कितना टाइम लगता है, वो भी हम मेंटेन करते हैं। वो कहाँ होता है? लोडिंग टाइम। और पिक एंड पैक टाइम कहाँ होता है? शिपिंग पॉइंट में होता है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि पिकिंग टाइम, पैकिंग टाइम कहाँ रहता है? तो वो रहता है तुम्हारा शिपिंग पॉइंट में। शिपिंग पॉइंट में और क्या क्या है कंट्रोल? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है कंट्री, कि किस कंट्री से ये शिप हो रहा है। कंट्री क्यों है इसमें मेंटेन? जो भी हमारा टैक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है, जैसे एक अगर हम चाहे इंडिया का सामान बना के इंडिया में ही भेज रहे हैं, या इसको हम बाहर कंट्री में भेज रहे हैं, तो टैक्स उस हिसाब से डिटरमाइन होता है कि अगर हम बाहर भेज रहे हैं तो एक्सपोर्ट का टैक्स लगेगा, उस कंट्री का क्या है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या मेंटेन है? कंट्री मेंटेन है। डिपार्चर जोन, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। डिपार्चर जोन भी एक पैरा। डिपार्चर जोन क्या होता है? शिपिंग पॉइंट के अंदर में एक प्लेस होता है, ठीक है। पहले तो है शिपिंग पॉइंट, उसके अंदर है लोडिंग ग्रुप, और लोडिंग ग्रुप के पास में ही है डिपार्चर जोन।
सब डिवीजन हम उसको बोल सकते हैं, जहां से एग्जैक्टली वो सामान लोड हो रहा है। एक शिपिंग पॉइंट के अंदर में, एक शिपिंग पॉइंट क्या है, जहां से सामान को हम लोड कर रहे हैं। सपोज एक प्लेस है जहां से हमारा ट्रक खड़ा होता है, उस पे हम ट्रक से सामान भेजते हैं। उसी शिपिंग पॉइंट के अंदर एक अनदर प्लेस है जहां पे ट्रेन खड़ी होती है। उसी उसी शिपिंग पॉइंट में एक ऐसा प्लेस है जहां पे छोटे छोटे व्हीकल के लिए अलग सा एक पॉइंट बना हुआ है। तो ये सब क्या बोलेंगे, डिपार्चर जोन। तो अगर कोई एक ट्रक आ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिपार्चर जोन 001 में जाओ। 001 क्या है, तुम्हारा ट्रक के लिए है। तो ये कहाँ मेंटेन होता है, डिपार्चर जोन कहाँ होता है, शिपिंग पॉइंट के अंदर है। ये डिपार्चर जोन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रूट डिटरमाइन करने के लिए, है ना। दूसरा है फैक्ट्री कैलेंडर। ऑलरेडी हमने पढ़ा कि फैक्ट्री कैलेंडर 3 जगह मेंटेन होता है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में, शिपिंग पॉइंट में और प्लांट में। तो हम यहाँ पे भी फैक्ट्री कैलेंडर मेंटेन किए हैं। वर्किंग टाइम, सपोज अगर हम मेंटेन करना चाहते हैं कि ये हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जो शिपिंग पॉइंट है, कितना से कितना बजे तक काम करता है। ठीक है, जैसे मान लो वो ट्रक वाला है, वो हम नाइट में नहीं काम करना चाहते हैं, तो नाइट में के लिए उसको मेंटेन कर देंगे सिर्फ सुबह 8 बजे से जितना बजे तक का हमारा मेंटेन है। तो वो हम यहाँ पे टाइमिंग मेंटेन कर सकते हैं। डिटरमाइन टाइम, डिटरमाइन लोडिंग टाइम, डिटरमाइन पिक एंड पैक टाइम। अगर हम चाहते हैं कि ये जो लोडिंग टाइम एंड पिक एंड पैक टाइम डिटरमाइन हो, मतलब कंसीडर करे, जब वो कोई कोई कैलकुलेट करेगा कि कब हमको डिलीवरी भेजना है, तो उसको कैलकुलेशन में अगर हम चाहते हैं कि पिक एंड पैक टाइम और लोडिंग टाइम अगर डिटरमाइन हो, तो यहाँ पे इसको हमको टिक लगाना होगा। अगर टिक लगाएंगे तभी वो डिटरमाइन हो पाएगा। ये एक बड़ा चैप्टर है जो डिटरमाइनिंग पिक एंड पैक टाइम और लोडिंग टाइम। अभी अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो कीप इट असाइड, आप उसको बाजू में रख दो। ये हम वापस पढ़ेंगे एक बार, जब हम डिलीवरी शेड्यूलिंग एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे तो। राउटिंग वर्क डे, ये कुछ नहीं है, बस टाइमिंग ही है। आउटपुट टाइप, ये एड्रेस, अगर कोई शिपिंग पॉइंट का एड्रेस, कहाँ से सामान आ रहा है उसका अगर एड्रेस मेंटेन करना है, जैसे सेल्स ऑर्ग में हमने एड्रेस मेंटेन किया है, वैसे ही अगर आपको शिपिंग पॉइंट के लिए एड्रेस मेंटेन करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सेम जो टेक्स्ट था ऊपर में, सेम यहाँ पे भी है। आउटपुट टाइप, अगर हम आउटपुट टाइप यहाँ पे मेंटेन करना है तो हम यहाँ पे आउटपुट टाइप मेंटेन कर लेंगे। और वो आउटपुट टाइप किस लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, वो हम यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे। एनी डाउट शिपिंग पॉइंट पे, शिपिंग पॉइंट और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पे एनी डाउट? किसी को? Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए यही दोनों रखते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे मास्टर डेटा। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो वी विल मीट टुमारो। ओके, बाय बाय।